वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे अपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में विलेज स्टडीज़ का चैप्टर। तो ये है पार्ट 2 ऑफ द सेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करा था विलेज स्टडीज़, तो कलोनियलिज्म से पूरा कैसे चेंजेस आए हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस ने कैसे एक्ट किया, ये सब हम लोगों ने बात किया था। फिर पंचायती राज सिस्टम, कास्ट सिस्टम क्या होता है, फिर अर्बनाइजेशन, ये सब की बात हम लोगों ने कर लिया था। एंड इसके अलावा हम लोगों ने अर्थशास्त्र का रेफरेंस दिया था, अल बरूनी की किताब अल हिंद का रेफरेंस दिया था। और फिर ब्रिटिशर्स जो थे उनमें कैसे जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने कैसे विलेज को कंसेप्चुलाइज किया है इंडिया का। तो अगेन वो लोग कहते थे मिनी रिपब्लिक्स या लिटिल रिपब्लिक्स की, एक तरह से वो यूनिट, विलेज एज अ यूनिट देखते थे। तो ये वाली हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम विलेज की बात करें तो एक कास्ट सिस्टम का जो आइडिया है बहुत ज़्यादा सेंट्रल होता है, कास्ट सिस्टम। तो ये जो कास्ट सिस्टम होता है, दिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि अगर कास्ट सिस्टम जो हायरार्की होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है किससे, जैसे कि अगेन ब्राह्मण का काम हो गया, जैसे पंडित से रिलेटेड, क्षत्रिय का काम हो गया जैसे वॉर से रिलेटेड। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर को करा जाएगा। तो यानी इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर करने में इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स को बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस होता है। तो वही अगर हम लिंक करें तो यहाँ पे हमको कास्ट सिस्टम से लिंक होता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज़ देयर। एंड इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड विद, जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर ही रहे हैं तो ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ लैंड। तो इससे भी अगर हम रिलेट करें तो द आइडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया का जो विलेज है दैट इज़ अ यूनिट जहाँ पे कास्ट सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर है। और इससे का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमें दिखता है किस तरह का ओनरशिप ऑफ लैंड है, क्योंकि लैंड अगर देखा जाए इट्स अ रिसोर्स जो कि एक फंक्शनल एंटिटी होता है। तो उसको अगर हम देखें तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, एंड ऑल दोज थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इट्स अ टाइमलेस एंटिटी, क्योंकि हमेशा से चली आ रही है। और सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं तो विलेज पे। विलेज क्या है, तो एक तरीके से सिंपल लिविंग को हम कहते हैं, जहाँ पे एक सोशल हारमोनियस डिस्कोर्स हमें मिलता है। सब एक तरह से ट्रेडिशनल कम्युनिटी होती है, उनका खुद का सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, गवर्नेंस होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिस्टम होता है, किस तरह से चलाएंगे, क्या वहाँ के क्या प्रेजुडिसेस हैं, ये सब एक तरह से एक एंटिटी के रूप में आप देखेंगे। एंटिटी, तो ये विलेज स्टडी में सबसे पहले तो आइडिया ऑफ विलेज क्लियर होना चाहिए। तो जो भी हम लोगों ने बात की, ऑल दीज आइडियाज आर लिंक्ड विथ ईच अदर। इसी में हम एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बी एच बादेन पॉवल्स वॉल्यूम्स ऑन द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश सिस्टम, लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये एक बुक है, इसको मैं कोट कर रही हूँ, ये 1892 में लिखी गई थी। ठीक है, तो इट इज़ पावर्स द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि दिखाते हैं कि किस तरह का नेचर होता है ऑफ इंडियन विलेजेस, और क्या उनका रिसोर्स सिस्टम होता है, और विलेज कैसे स्टेट से कनेक्टेड होता है विद द आइडिया ऑफ स्टेट। ठीक है, तो विलेज एज एन एंटिटी, हाउ इट इज़ एंड इट्स रिसोर्सेज आर टू बी ट्रीटेड और आर टू बी सीन इन रिलेशन विद दैट ऑफ द स्टेट। और उसका क्या जैसे स्टेट का भी कुछ डिमांड्स होता है इन रिसोर्सेज पे, तो वो किस तरह से चल रहा था। तो विलेज एंड स्टेट, क्योंकि एक तरह से विलेज का एक रेप्लिका है स्टेट का, तो वहाँ पे किस तरह से डायनेमिक्स होते हैं वो हमको इसमें समझाया गया है। तो इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये जो आइडिया है इंडियन विलेज का, इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्चुअल पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हम इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि विलेज एज अ यूनिट हमें देखना है, बट वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे विलेज के अंदर के उसमें देखा जाए तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, रीजनल वेरिएशंस। ठीक है, सारा एक तरह, हर विलेज एक तरह नहीं होता, तो रीजनल वेरिएशंस हमें दिखते हैं दोनों चीज़ों में, एक तो स्ट्रक्चर में, उसके अलावा अगर हम देखें तो कल्चर पे।
तो इस तरह के रीजनल वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो विलेज का जो कंसेप्ट है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो रीजनल वेरिएशंस तो एग्जिस्ट करेंगे, बट फिर भी हम देखेंगे कैसे उसको एक एंटिटी की तरह, क्योंकि अगेन यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स और ये सब भी होते हैं, पर हमें ये सब पे ध्यान नहीं देखना, हमें एस्पेक्ट्स देखने हैं। तो एस्पेक्ट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब जैसे कि एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी, हम लोग कास्ट सिस्टम की बात कर ही रहे थे, तो इनइक्वालिटी हमें दिख लिया। या फिर हम बात कर ले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या एलिमेंट है कम्युनिटी एस्पेक्ट कैसा है। इस तरीके के पॉइंटर्स होते हैं जिसपे हम लोग जज करते हैं कि एक विलेज का एंटिटी का करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो उसमें क्या पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, पैटर्न ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसा है, तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे 19वीं सेंचुरी की हम बात करें तो यहाँ पे हमको बहुत सारा देखने को मिला था, काफ़ी प्रॉब्लम, जैसे फेमीन, तो सूखा पड़ना, ये सब प्रॉब्लम्स ब्रिटिश ज़माने में काफ़ी रेकरिंग होती थी। या फिर उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसकी वजह से लैंड एलिनेशन हमें देखने को मिलता था। पीजेंट्स को लगता ही नहीं था कि भैया ये हमारी लैंड है, क्यों, क्योंकि हर चीज़ को हमने कमर्शियलाइज कर दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो वॉलेंस, तो कॉलोनियल वॉलेंस हमें देखने को मिला था। तो इस तरीके के हमारे विलेजेस को और हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। तो कॉलोनियल मास्टर्स ने किस तरह से इन सब पॉइंटर्स को मतलब पढ़ा है, समझा है और उसके बारे में क्या लिखा है, तो ये भी हमको हल्का सा पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन बात अगर हम किया जाए तो इंडियन नेशनलिस्ट की, इंडियन नेशनलिस्ट, तो जो नेशनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देते हैं उनकी अगर बात करें तो उन्होंने आइडिया ऑफ विलेज को ऐसा कहा है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑथेंटिक नेटिव लाइफ। तो विलेज एज रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक तरह से माइक्रोकॉस्मिक एस्पेक्ट में, मतलब कि एक तरह से हमें अगर विलेज को हम समझना तो हम पूरे भारत को समझ सकते हैं, जैसे कि गांधी जी कहते हैं, तो गांधी जी का भी नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गांधी जी क्या कहते थे, इंडिया सोल, इंडिया की जो आत्मा है वो उसके विलेजेस में, तो इसीलिए यहाँ पे और उन्होंने एक, गांधी जी ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी दिया था, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है, दैट इज़ ग्राम स्वराज। मतलब अगेन तो विलेज आइडिया कि विलेज को एट विलेज लेवल हम लोगों को चीज़ें देखनी होंगी, क्यों, क्योंकि उनको पास रिप्रेजेंटेशन, उनके पास उनको गवर्न करने का पावर होना चाहिए, ये गांधी जी का आइडिया था। बट वहीं पे अंबेडकर जी का जो आइडिया था वो इससे अलग था, और उन्होंने क्या कहा कि जो विलेज है वहाँ पे एक तरह से इनइक्विटी हमें देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हम ग्राम स्वराज की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि हमको एक ऊपर से स्टेट का एस्पेक्ट चाहिए होगा ताकि अच्छे से काम हो और डिस्क्रिमिनेशन हम हटा सकें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आइडिया यहाँ पे हमें दिखता है। अब यहाँ पे हमें बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स की, और वो है गांधी एंड नेहरू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग विलेज स्टडीज़ में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का तो ले आते हैं, बट अगेन इन लोगों का जो ये फिलोसोफर्स हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है या फिर जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स हम लोग जिनको मानते हैं, तो उन लोगों के क्या व्यूज़ थे ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ विलेज। तो महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा था श्री जवाहरलाल नेहरू को, और ये लेटर था अराउंड 1945 का एक लेटर है। उसमें क्या कहते हैं वो कि जो है दिस आइडिया ऑफ इंडिया, अगर इसको अटेन करना हो ट्रू फ्रीडम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा, पीपल का। जो पीपल हैं वो जो रह रहे हैं, जिनकी वजह से इंडिया है या जो इंडिया को बनाते हैं, उन लोगों का क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है द आइडिया ऑफ फ्रीडम, ऐसा गांधी जी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि द आइडिया कि कोई जो हम देखें, अगर वॉलेंस को हमें समझना हो या ट्रुथ क्या है, तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक एंटिटी पे जाएंगे, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ विलेज इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा, गांधी जी रोट, आई होल्ड दैट विदाउट ट्रुथ एंड नॉन वॉलेंस देयर कैन बी नथिंग बट डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमैनिटी। वी कैन रियलाइज ट्रुथ एंड नॉन वॉलेंस ओनली इन द सिंप्लिसिटी ऑफ विलेज लाइफ।
तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कोट किया क्या, वी कैन रियलाइज ट्रुथ एंड नॉन वॉलेंस ओनली in the simplicity of life, the simplicity of village life। मतलब आप देख सकते हैं ग्राम स्वराज का आइडिया उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो उन्होंने कहा विलेज लाइफ को, तो ट्रुथ, नॉन वॉलेंसी, अगर ये अच्छे से समझना हो तो विलेज लाइफ को देखो। इसके रिप्लाई में नेहरू जी क्या लिखते हैं, नेहरू जी लिखते हैं बापू के रिप्लाई में कि ये जो सारा क्वेश्चन है कि किस तरह से सोसाइटी होनी चाहिए और कैसे उसको सेटिस्फाइड रखेंगे, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई अ विलेज शुड नेसेसरीली एम्बॉडी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों ज़रूरी है क्या कि वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को ही दिखाएगा विलेज। विलेज अगर वो कहते थे कि वो एक तरह से बैकवर्ड है, विलेज एज बैकवर्ड इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली, और कोई भी तरह की प्रोग्रेस बैकवर्ड एनवायरनमेंट में नहीं होती। नैरो माइंडेड पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी अनट्रुथफुल एंड वॉलेंस। तो ये नेहरू जी का व्यू तो काफ़ी हार्श वर्ड्स में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था विद द आइडिया ऑफ विलेज, मतलब कि विलेज को ही अगर सोल एंटिटी करेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म किया गया था थ्रू नेहरू। ये हमें ये पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये कभी ऐसे भी आ जाए तो ये डिबेट, इस तरह की डिबेट्स आप उठा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे तो 1950s में कुछ सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहते हैं, वो लोग जैसे कि पढ़ के आए तो उन्होंने इकोनॉमिक वीकली में, जिनको हम लोग लेटर मतलब आज के ज़माने EPW मैगज़ीन कहते हैं, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैगज़ीन, तो इसमें क्या कहते हैं उनमें कुछ एसेज लिखते थे और इसमें मतलब डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मैंने कहा था ना 1950s में हमारा जो है द आइडिया ऑफ विलेज स्टडीज़ के एक्चुअली गेन इम्पोर्टेंस, तो हम वहाँ पे देखते हैं। इनमें ही कुछ एसेज थे जो कि किसने लिखे थे, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है क्या, MN श्रीनिवास। ये एज अ थ्योरिस्ट भी हमें पढ़ने हैं और इसके अलावा विलेज स्टडीज़ में भी हम लोग इनको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था क्या, इंडियाज़ विलेजेस, ठीक है। और ये ईयर कौन सा था, 1955 का। तो 1955 में MN श्रीनिवास जो हैं वो एक बुक लिखते हैं जिसका टाइटल क्या होता है, इंडियाज़ विलेज, इंडिया के विलेजेस। और अगर देखा जाए तो ये जो ईयर था इसमें काफ़ी मतलब स्टडीज़ आ रही थी इंडियन विलेजेस पे, तो बहुत सारे और भी स्टडीज़ थे। अब जैसे कि अगर मैं देखूँ तो DN मजूमदार, तो DN मजूमदार, इनका भी नाम आपने सुना होगा, तो फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे सिलेबस में भी हैं। तो इन्होंने भी एक 1955 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, एक तरह से रूरल प्रोफाइल्स। तो अब देख सकते हैं ईयर इम्पोर्टेंट कितना है, ठीक है। तो विलेज स्टडीज़ कब से फोकस में आने लगी, ब्रॉडली 1950s में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फिलोसोफर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने इंडियन विलेज की बात की है। तो इन्होंने एक स्टडी किया इंडियन विलेज पे, दैट इज़ SC दुबे। तो ये तीनों नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MN श्रीनिवास, DN मजूमदार एंड SC दुबे। तो इन लोगों ने अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया। विलेज स्टडीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब कि फोकस पे रही है किसकी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहती हैं। जैसे श्रीनिवास जो हैं उन्होंने कंटेस्ट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कलोनियल नोशन ऑफ द इंडियन विलेजेस एज अ सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक। यहाँ पे ये पॉइंट हमारे को समझना ज़रूरी है। तो श्रीनिवास contested the idea villages as self-sufficient entity and this is too very important। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया क्या कि ही आर्ग्यूड दैट द आइडिया जो है विलेज का was always a part of a wider entity। तो it is seen as part of something। ऐसा नहीं जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, मेटकाल्स क्या कहते हैं, मिनी रिपब्लिक्स, इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे थे कि इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वहीं पे यहाँ पे क्या कहते हैं, तो विलेजेस को इन्होंने क्या कहा, विलेजेस एज पार्ट
ऑफ अ वाइडर एंटिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये श्रीनिवास कहते हैं, तो ये कंटेस्ट करते हैं द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स जो एंथ्रोपोलॉजी में हैं उनको कर लिया है। इन सब थ्योरीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो हमें पढ़ना ही है। इसके अलावा हम लोगों ने लैंड एलिनेशन, ओनरशिप ऑफ लैंड और इकोनॉमिक सिस्टम से भी कनेक्ट किया है। तो दैट मच इज़ enough for today, so we'll continue from here. Please like, share and subscribe Sankat Mocham for general awareness.